हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? पोलिनोमियल। अच्छा, जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं, नए तो क्या जुड़े हैं, बहुत दिन बाद में जुड़े, उनको हम ये बता देते हैं कि जो पोलिनोमियल हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस यूनिट का नाम है अलजेब्रा। क्या नाम है? और अलजेब्रा जो यूनिट है वो कंप्लीट 12 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 12 नंबर की है। इन 12 नंबरों के अंदर 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? पहला चैप्टर है पोलिनोमियल जो 4 नंबर का है। दूसरा जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये भी 4 नंबर का है। और तीसरा जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो भी कितने नंबर का है? यानी कि इसके अंदर 3 चैप्टर है। ऑल द 3 चैप्टर्स आर विल बी इक्वल मार्क्स विच इज 4, विच इज, यानी कि हर एक चैप्टर इक्वल मार्क्स का है। और वो मार्क्स कितने हैं भैया? 4 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? यानी कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो पोलिनोमियल, वो भी कितने नंबर का है? 4। मार्किंग हमें इसलिए पता होनी चाहिए ताकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी प्रिपरेशन कर सके। आगे बस में, यानी कि ये जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है? 4 नंबर। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको कल बताई थी वो मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं, बाकी आप इसकी कॉपी में से देख के लिख लेना। अगली बस में देखो रे भैया, पोलिनोमियल जो वर्ड है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखें तो ये पोली और नोमियल से बना है। किससे बना है? पोली का मतलब होता है श्रृंखला। क्या होता है? जैसे पॉलीथीन होती है ना, पॉलीथीन होती है। एक पीवीसी पाइप होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। साइंस वाले टीचर बताएंगे, रवि जी बताएंगे तुम्हें, जब एक वो चैप्टर आएगा बहुलक वाला उसके अंदर। यानी कि श्रृंखला होती है किसकी? नोमियल का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज। गणित की जो आंकिक संख्याएं होती है उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज या न्यूमरल्स की जो श्रृंखला होती है उसको पोलिनोमियल कहते हैं। ये एक जनरल परिभाषा है। ये क्या है? एक सामान्य तौर पर इस वर्ड से हमको ये मतलब समझ में आता है कि सर गणित के कुछ मान होंगे, उनकी श्रृंखलाएं होंगी। क्या होंगी? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। सीरीज रे, सीरीज उसको हिंदी में श्रृंखला बोलते हैं भैया। सीरीज होती है जैसे तुम्हारी नंबर लाइन होती है ना, जैसे लाइन होती है बच्चों की श्रृंखला बोल दो, उसको क्या दिक्कत है? आगे देखो भैया, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है ना तनु दीदी, ये 2 तरीके की होती है भैया। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, या आधे तो ऐसे जिनको तुम जानते हो और कुछ ऐसे होंगे जिनको तुम नहीं जानते। वैसे ही मैथमेटिक्स में 2 तरह की वैल्यू होती है। ऐसी वैल्यूज जिनको तुम जानते हो वो कांस्टेंट कहलाती है, और जिनको तुम नहीं जानते वो वेरिएबल कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी कि आपके पास में 2 तरह की वैल्यूज होती है भैया। क्या होती है? वेरिएबल, और क्या होती है? कांस्टेंट। क्या होती है? अब सुनो, वेरिएबल सच अ वैल्यू दैट कैन चेंज, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदल जाए, वो तो क्या कहलाता है बेटा? वेरिएबल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म को देता हूं। स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल चेंज, यूनिफॉर्म चेंज, सिचुएशन चेंज, ड्रेस चेंज, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी बदल गई क्या? अरे तुम पहले विवेकानंद में पढ़ते थे, अब किड्स कैंपस में चले गए तो तुम्हारा नाम बदल गया क्या? नहीं बदला ना, लेकिन तुम्हारी यूनिफॉर्म तो बदल गई। तो जो बदल जाए परिस्थिति के हिसाब से, वो तो क्या है भैया? वो तो क्या है? जैसे तुम्हारे जीवन में तुम्हारे माता पिता कांस्टेंट है, क्या है? लेकिन तुम्हारे टीचर्स वेरिएबल है। टीचर्स क्या है? अभी मैथ है तो मैं पढ़ा रहा हूं, साइंस है तो रवि जी आ जाएंगे। ऐसा थोड़ा है कि मैं ही रूप ले लूंगा उनका। अलग टीचर है, बदल गई ना परिस्थिति। जब परिस्थितियां बदल जाती है उसको तो क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल। जब परिस्थिति बदलती नहीं उसको क्या कहते हैं? अच्छा, याद करने की मैंने तुमको ट्रिक बताई थी कि जो मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स का नंबर नहीं है, किसी दूसरे सब्जेक्ट के अल्फाबेट है, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया भैया, ये जेड हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये मैथमेटिक्स का कोई नंबर है क्या? इसके अलावा हम ए ब स द भी लिख सकते हैं, ए ब स द कुछ भी लिख दो भैया। मैथमेटिक्स का जो नहीं है वो तो वेरिएबल है, वो तो क्या है? और जो भी भैया मैथमेटिक्स है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3/2 हो गया, 3.4 हो गया, 15% हो गया, ये सारे के सारे क्या है भैया? कांस्टेंट है। क्या है? अब मैंने तुम्हें कल की क्लास में बताया था कि वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। क्या बनता है? अलजेब्रिक। जैसे यहां से मैंने तुमको x ले लिया और यहां से मैंने मान लो 2 ले लिया और इनका कॉम्बिनेशन प्लस के साथ बना दिया, तो ये क्या बन गया? x + 2। क्या बन गया? ऐसे ही हम x - 2 बना सकते हैं, ऐसे हम 2x बना सकते हैं, ऐसे हम x/2 बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब सुनो रे भैया, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर जो हो वो एक होल नंबर हो बेटा। क्या हो? और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। कहां से स्टार्ट होते हैं?
जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड दैट है, इस तरीके से। यानी कि अगर मैं मान लो इस तरीके से लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, तो ये हमारे पास में एक पोलिनोमियल है। क्या है भैया? क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल की पावर है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। 0 चलेगा, कभी भी नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रेशनल में नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब पावर ऐसी नहीं होनी चाहिए, माइनस में 1 हो गया तो इसको भी पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पावर ऐसी भी नहीं होनी चाहिए भैया, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। अगली बात, पावर ऐसे भी नहीं होनी चाहिए भैया, ये भी पावर ही है, ये भी नहीं होना चाहिए। पावर ऐसा भी नहीं होना चाहिए भैया, ऐसे भी पावर नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में भी पावर। अच्छा, पावर 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 0 एक होल नंबर है। क्या है? यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो। क्या हो भैया? उसे ही हम पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? अब पॉलिनोमियल को कल की क्लास में मैंने बताया था, 2 तरीके से स्टडी करते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर उसकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? तो डिग्री के हिसाब से मैंने तुमको पॉलिनोमियल बताया था, जिसकी डिग्री 0 होती है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे बस हमने। अच्छा, अकॉर्डिंग टू टर्म, जिसमें केवल सिंगल टर्म है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म है बायोनोमियल, जिसमें 3 टर्म है ट्रायोनोमियल, जिसमें इससे ज्यादा है उसको बोलेंगे मल्टी टर्म पॉलिनोमियल। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए भैया, कल की क्लास में मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई थी, मैंने सारी चीजें आपको रिकॉल करवा दी है। अब हम पढ़ते हैं भैया चैप्टर की तरफ, और चैप्टर इस पॉलिनोमियल में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? तो अब भैया कॉपी किताबें तो कर देना बंद, आज मैं इस पूरे चैप्टर का बेसिस करवा दूंगा, कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर चालू करना। इधर देखो भैया, हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं भैया? जनरल फॉर्म बोल दो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। यानी कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिखेगा कैसे? जैसे एक मानव की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? उसके 2 आंखें होती है, यहाँ नाक होता है, यहाँ होठ होते हैं, कान होते हैं, बाल होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं। हमारी शक्लें भले सबके अलग अलग है, लेकिन जहां मेरे आंखें वहीं तुम्हारे। ऐसा थोड़ा है कि मेरे पीछे यार तन्नू दीदी की यहाँ लगी हुई उसके वहां लगी हुई है क्या? नहीं है ना। सारे गधे एक जैसे दिखते हैं, और सारे भैया बैल एक जैसे दिखते हैं, सारी साइकिल एक जैसे दिखती है, तो सारी HF डीलक्स एक जैसे दिखती है, सारी अल्टो एक जैसी दिखती है, होती तो अलग अलग है ना। यानी कि उनका जनरल स्ट्रक्चर क्या है बेटा? जैसे सारी बेंचेस सेम है, ये इनका जनरल स्ट्रक्चर है। क्या है? कलर किसी का कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये आपको दिखेगी कैसी? उसी को हम जनरल फॉर्म कहते हैं। तो ये दिखेगा भैया ऐसा, ax² प्लस bx प्लस c, बस इतना। इक्वल टू में 0 लगाते तो इक्वेशन बन गई, हम इक्वल टू में 0 नहीं लगाना। अब सुनो, ये जो a b c जो है ये कांस्टेंट है बेटा। क्या है? यानी कि a b और c की जगह दुनिया का कोई नंबर होगा। क्या होगा? यानी कि अगर मैं इस जनरल स्ट्रक्चर को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे ही नजर आएगी। आ गई क्या बात समझ में? तो देखो भैया, मैंने x² की जगह और x की जगह तो कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा है वैसा ही है, लेकिन मैंने a b और c की जगह कोई नंबर्स रखे हैं। क्या रखे हैं? यानी कि भैया यहां से एक चीज समझ में आती है कि ये जो a है, ये b है, ये c है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है बेटा। क्या है? कांस्टेंट का मतलब अभी तो ये सारे वेरिएबल है, a b c को मैंने वेरिएबल कहा, लेकिन a b और c की जगह आप रखोगे क्या? नंबर्स रखोगे। क्या रखोगे? और x² और x की जगह आपको कुछ नहीं रखना, ये सारे वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल। अब सुनो भैया दूसरी चीज, आप भूलकर भी इस a को 0 नहीं कर सकते भैया। आप इस a को क्या नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होना कंपलसरी है, क्योंकि हम कहते ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको है जिसकी डिग्री क्या होती है बेटा? तो बताओ, मैंने यहां पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितनी रखी? 2 रखी, डिग्री 2 रखी ना। अगर मान लो आपने गलती से a की जगह 0 रख दिया, क्या रख दिया? अगर मैं a की जगह 0 रख के उसको x² से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर में कितना आएगा? तो वो तो टर्म ही गायब हो गई। अब बताओ डिग्री कहां से देखोगे फिर तुम? इसका मतलब आप इस a की जगह दुनिया का कोई सा भी नंबर रख सकते हो, बस आप 0 नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते? अब आपके मन में प्रश्न आए कि सर हम क्या b की जगह 0 रख सकते हैं? क्या बिल्कुल रखो। आप c की जगह 0 रख सकते हैं? क्या बिल्कुल रखो। बस आपको a की जगह 0
नहीं रखना। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इसको कहते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां तक कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर सर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका यूज हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले तो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का जो यूज होता है ना, वो ग्राफ बनाने के लिए यूज होता है। क्या बनाने के लिए होता है? ग्राफ। पेपर में ग्राफ बनाते हो ना क्लास 8 के अंदर, जो ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ किसी ना किसी अलजेब्रिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल का ही स्ट्रक्चर होता है। आगे बात समझना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल का यूज क्या है, तो बता देना भैया ग्राफ बनाना होता है। क्या होता है? ग्राफ बनाना। दूसरा, सर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो भी ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? तो भैया जितनी डिग्री होती है ना उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। आगे बात समझ में। बताओ इसकी डिग्री कितनी है? तो भैया अगर आपसे कोई पूछे, देखो सॉल्यूशन पूछे तो भी वही बात है, अगर आपसे कोई पूछे रूट्स तो भी वही बात है, और अगर आपसे कोई पूछे जीरोस, क्या पूछे भैया? तो भी वही बात है। आगे क्या बात समझ में? ये तीनों वर्ड्स है। ये तीनों वर्ड्स क्या है? अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो भी कितने बताओगे? अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी रूट्स, तो भी कितने बताओगे? और अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी जीरोस, तो भी कितने बताओगे? ये तीनों वर्ड सिनोनिम वर्ड्स है। क्या है भैया? पर्यायवाची। तीनों का एक ही मीनिंग होता है। किसी ने कहा कि देखो रवि है ना जो पूर्व से निकल रहा है, कोई ये बोल सकता है सूरज पूर्व से निकल रहा है, कोई बोल सकता है सन बोल सकता है, कोई दिवाकर बोल सकता है, कुछ भी बोलो, वो पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी कि जीरोस कितने होते हैं, आप बोलोगे सर 2 होते हैं। कितने होते हैं? ये 2 ही क्यों होते हैं? क्योंकि जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, जितनी डिग्री उतने। जैसे मान लो मेरे पास में 1 डिग्री तो भैया एडवोकेट की है, LLB की डिग्री है, और 1 डिग्री मेरे पास भैया डॉक्टरेट की है। किसकी है? डॉक्टर की डिग्री है। तो मैं भैया कोर्ट में जाके केस भी लड़ सकता हूं और किसी क्लिनिक पे बैठ के पेशेंट भी देख सकता हूं। या मेरे को ऐसा किसी ने नियम बना रखा है क्या कि भाई डॉक्टर बनने वाला लॉ नहीं कर सकता, या लॉ करने वाला डॉक्टर नहीं बन सकता? एक आदमी कितनी स्टडी कर सकता है? तो मेरे पास जितनी डिग्रियां होती है मैं उतने तरह के प्रोफेशन में जा सकता हूं। वैसे ही यहां पर जितनी डिग्री होती है, अब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। वैसे यहां पर डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होती है? अगर आज मेरे से कोई पूछेगा कि सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं ये तो बताऊंगा नहीं कि मैंने पहले कभी जिंदगी में नर्सरी पढ़ी थी, फिर मैं फर्स्ट में, सेकंड में, फिर ऐसे 10th पास की, फिर एक दिन 12th पास हो गई गलती से, फिर भैया ग्रेजुएशन की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की, फिर बीएड की, फिर एमएससी की। ऐसे तो बताऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट क्या बोलूंगा? एमएससी बीएड। क्या बोलूंगा? तो वो समझ जाएगा भाई एलकेजी से पढ़ गया है, बिना एलकेजी पढ़े तो भैया एमएससी होती नहीं इससे। आ गई क्या? अगर आप किसी से कोई, जैसे आज आपसे कोई आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा तो आप बताओगे अपने आप को 10th स्टैंडर्ड। क्या बताओगे? क्योंकि तुम्हारी क्वालिफिकेशन यहीं तक है, यानी कि सबसे टॉपर वाली क्लास बता के छुट्टी। आ गई बात समझ में? इसी प्रकार से हाईएस्ट और पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाती है भैया? क्या कहलाती है? इसकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? और जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं? अच्छा, 2 सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन को तो हम अल्फा बोलेंगे, दूसरे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बीटा। क्या बोलेंगे? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम अल्फा बीटा ही बोले, आप कुछ भी बोल दो। जैसे इसका नाम क्या है, तो अमित का ए मान लो, और उसका अंकित का और कुछ मान लो, जैसे तन्नू का टी मान लो। क्या मान लो? आप वेरिएबल कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहां पर हम अल्फा बीटा मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? अल्फा बीटा। हाँ भैया, लेट कैसे हो गया रे? अच्छा, पढ़ते टाइम नींद। हाँ देखो भैया सब सामने। अब सुनो, अगर आपके पास में ये 2 जीरोस आ गए हैं तो इन दोनों जीरोस में बेटा रिलेशन होता है। क्या होता है? अच्छा, रिलेशन की बात करेंगे, फिर ये भी जानेंगे कि किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। आगे बस में भाई सॉल्व करोगे तो ही तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तभी तो रिलेशन बैठा पाओगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है, फिर ये देखेंगे कि ये अल्फा बीटा सॉल्व कैसे किए जाते हैं। आगे बस हमने, ठीक है, इधर देखो, हमारे पास में ये जो 2 जीरोस आएंगे अल्फा और बीटा, इन दोनों के अंदर बेटा 2 रिलेशन होते हैं। क्या होते हैं? एक रिलेशन तो होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? यानी कि जो 2 चीजें हमारे पास आई है अल्फा बीटा, उनको जोड़ने से क्या आएगा? उनको जोड़ने से क्या आएगा? तो पहला रिलेशन तो होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है भैया? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है भैया माइनस का b अपॉन a। क्या होता है? शॉर्ट में देखें तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का b अपॉन a। अब सुनो रे भैया, इधर देखो, ये b क्या है? ये b इस x के आगे लगा हुआ है। किसके आगे लगा हुआ है? इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलेंगे? या मल्टीपल ऑफ x भी बोल सकते हो। भैया ये x से मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल ऑफ x। क्या बोलेंगे?
और मल्टीपल ऑफ एक्स को ही हम बोल देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्या बोल देते हैं? कोफिशिएंट का मतलब होता है जो गुणा में है, जो क्या है बेटा? गुणा में है। तो बताओ ये b किसके गुणा में है? x के। तो हम इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। क्या बोलेंगे भैया? कोफिशिएंट ऑफ। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा इधर देखो, ये a कहां मिलेगा तुमको? एक्स स्क्वायर के पास में। तो भैया एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है उसी को ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं? तो भैया ए जो हो गया वो हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज ए, व्हाट इज, कि भैया ए क्या है, तो बोल देना भैया ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्या है? अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बी क्या है, तो आप बोल देना भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स है रे भैया। क्या है? और आपको अगर ये पूछ ले कि सी क्या है, तो बोलेंगे भैया फ्री कांस्टेंट है। क्या है? ये फ्री कांस्टेंट है, ये किसी का कोफिशिएंट नहीं, अपने आप में क्या है? फ्री। जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात बोलूं, इस वाली इक्वेशन के बात बोलूं, तो बताओ ए की वैल्यू यहां कितनी है, और बताओ बी की वैल्यू क्या है, और बताओ सी की वैल्यू कितनी है? 7। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो भैया ये पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है बेटा? और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है बेटा? माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और बताओ ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों को पहचान लोगे? ठीक है। दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा डॉट बीटा। क्या होता है बेटा? अल्फा डॉट बीटा। अच्छा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए। क्या होती है? अच्छा सी क्या है? तो सी तो हमारे पास में कांस्टेंट है, फ्री कांस्टेंट है। और ए क्या है? ए हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो डॉट का मतलब प्रोडक्ट है बेटा। क्या है? जरूरी नहीं है कि आप डॉट लगाओ, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? जहां भी मैथमेटिक्स में वेरिएबल के बीच में डॉट है, इधर देख लो भैया, अगर दो नंबर्स के बीच में डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है डेसिमल। क्या मतलब होता है इसका? इसको हम पढ़ेंगे 2.5। क्या पढ़ेंगे? अगर भैया दो वेरिएबल्स के बीच में डॉट है तो ये फिर ये क्या नहीं है? डेसिमल, ये मल्टीप्लाई है। फिर क्या है? अच्छा इस डॉट को हटा के हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, लेकिन इस डॉट को हटा के मल्टीप्लाई। आगे क्या बात समझ में? अगर नंबर्स के बीच में डॉट है तो डेसिमल है, और अगर वेरिएबल्स के बीच में डॉट है तो उसको हम मल्टीप्लाई मानेंगे। क्या मानेंगे? तो दो रिलेशन है भैया, एक तो अल्फा प्लस बीटा, और एक क्या है भैया? अल्फा डॉट बीटा। इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोस, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलेंगे? यानी कि यहां से तो जो सॉल्यूशन निकलेंगे ना, एक बार हम उनको जोड़ के देखेंगे, एक बार हम उनको गुणा करके देखेंगे। ये दो रिलेशन होते हैं। अच्छा जैसा रिलेशन प्लस में होता है वैसा ही रिलेशन माइनस के साथ काम करता है, इसलिए हम माइनस को नहीं पढ़ते, केवल प्लस को पढ़ते हैं। और जैसा रिलेशन भैया मल्टीप्लाई में होता है वैसा ही डिवाइड में होता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई को पढ़ते हैं, डिवाइड को नहीं पढ़ते। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ऐसे देखो, जैसे मान लो अगर रिलेशन ये पूछा जाता है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? अरे लिख सकते हैं ना, क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, ये तो प्रोडक्ट ही हो गया, इसीलिए हम डिवाइड के रिलेशन को समझते नहीं है, वो एक ही तरीके से काम करता है। जैसा अगर पूछा तो उसको मल्टीप्लाई बना लेंगे। अब भैया हम आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, देखो पहले तो यहां तक की सारी चीज नोट करो, फटाफट निकालो कॉपी किताब, फिर हम देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल को सॉल्व कैसे किया जाता है। जो बच्चे आज आए हैं भैया इस टॉपिक में, वो यहां से पॉलिनोमियल वाला चैप्टर 4-5 लाइन छोड़ देना। 4-5 तो कह रहे, कितने पेज छोड़ दे? 2 पेज छोड़ दो भैया, उसके बाद में यहां से लिखना चालू करो। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? कभी भी पॉलिनोमियल सॉल्व नहीं होता है, सॉल्व तो इक्वेशन ही होती है। मान लो मैं कहीं घूम रहा हूं, तुम कहीं घूम रहे हो, एक क्लास में बैठ के रिजल्ट दे सकते हैं क्या? या तुम मेरे को मम्मी चलता चलता फोन पे बात करा, साहब दूसरा क्वेश्चन समझा दो, मैंने समझा भी दिया, इसके 100 आउट ऑफ 100 नंबर भी आ गए, ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा भैया। मतलब पॉलिनोमियल का रिजल्ट बनाने के लिए उसको इक्वेशन में डालना पड़ता है। अब सुनो, किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं px। अच्छा हाँ बेटा, हाँ सी के आगे लिखना है कांस्टेंट, ए के आगे लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नोट ही नहीं किया फटाफट? अच्छा अब कॉपी किताबें बंद कर दो फटाफट। इधर देखो, जैसे मान लो अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल एक्स, अधिकतर एक्स ही मिलेगा। अगर वेरिएबल एक्स है, देखो पी का मतलब तो पॉलिनोमियल हो गया। अगर मान लो इस तरीके से वेरिएबल मिलता y² प्लस में 2y प्लस में 2,
तो हम भैया इसकी जगह क्या रख देते हैं, y क्या रख देते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको वेरिएबल x ही मिले, इस दुनिया का कुछ भी मिल सकता है भैया, इस तरीके से भी मिल सकता है आपको, ऐसे भी मिल सकता है। तो बताओ इसमें वेरिएबल क्या हो गया, p क्या हो गया, तो अंदर लिखेंगे p क्या लिख देंगे। मतलब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दे रखा है उस वेरिएबल को हमेशा आप ब्रैकेट में लिखोगे, किसमें लिखोगे, हाँ बताओ। नहीं नहीं, जो वेरिएबल है वो इस ब्रैकेट में, केवल वेरिएबल कि वेरिएबल क्या है वो वेरिएबल हमेशा ब्रैकेट में आएगा। इस p का मतलब क्या है, ये p ये वाला p नहीं है, इस p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है, अगर हम लिख रहे हैं px तो इसका मतलब होगा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है बेटा, x है। अच्छा, अधिकतर क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल होगा वो x होगा। जैसे मान लो इस तरीके से आता 2a² + 5a + 3, तो हम इसको जब रिप्रेजेंट करते तो मैं लिखता pa, क्या लिखता, क्योंकि यहां वेरिएबल क्या है बेटा, a है, क्या है। अच्छा, ये हमारे पास में ये जो px है, ये जो हमारे पास में px है वो एक हमारे पास में पॉलिनोमियल है, क्या है बेटा। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या दुनिया के किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको उसके इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब इसके इक्वल में हम क्या रखें, जीरो ही रख सकते हैं हम तो। अरे भैया हमारी औकात है क्या कि मैं इसके इक्वल में कोई लाके बैठा दूं। अगर मैं इसको इक्वल में अगर देखूंगा तो मैं तो जीरो ही देखूंगा सबसे पहले तो, यानी कि इसका आगे क्या लगा हुआ है मेरे को क्या पता क्या लगा हुआ है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि मैं अगर इसके इक्वल टू में जीरो लगा दूंगा तो इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला भैया, जैसे मैं भैया कोई बाहर से आज बुला के इधर बैठा दूं गंदा संदा, तो ये बोलेगा सर मैं नहीं आ रहा कल से आपकी कोचिंग में। आप कैसे कैसे लोगों को लाके बैठा देते हो, इसको दिक्कत आई। मैंने भैया इसके इक्वल टू में जीरो मान रखा, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा, मैंने सोच लिया कि यहाँ कोई बैठा है, इसके कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो अगर मैं इसके इक्वल टू में रख सकता हूं तो केवल जीरो रख सकता हूं अपनी तरफ से, बताओ कोई दिक्कत है। जैसे मान लो ये 1 है, तो मैं 1 के अगर प्लस में जीरो लगाऊं तो इस 1 के कोई फर्क पड़ेगा क्या। जब तक इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब तक मैं कुछ ही करूं। अरे जब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तब तक मैं कुछ ही करूं, तुम्हें क्या मतलब उससे, आ गई क्या बस हमने। इधर देखो, यानी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को हमको सोल्व करना है तो हम उसको इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के लिए हम इक्वल टू में जीरो लगा देंगे। ये पहली स्टेप है, स्टेप नंबर 1। अगर तुम्हें एग्जाम के अंदर किसी पॉलिनोमियल को सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल के इक्वल में क्या लगा दोगे, जीरो लगा दोगे। क्या लगा दोगे, अच्छा पॉलिनोमियल के इक्वल टू में जीरो लगाते ही हमारी जो जनरल इक्वेशन क्या थी भैया, ax² + bx + c = 0। अब ये इस तरीके की एक इक्वेशन बनकर तैयार होगी। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या। अब सुनो रे भैया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, एक तरीका तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, मतलब मैथमेटिशियन का दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिट मेथड। क्या बोलते हैं, और एक तरीका भैया हमारे ऋषि मुनियों ने दिया जिसका नाम है भैया श्रीधराचार्य मेथड। कौन सा मेथड है, तो जो हमारे मुनियों ने दिया है, जो हमारी वैदिक सभ्यता ने हमको जो मेथड दिया है उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला रखो आंसर पाओ, फॉर्मूला रखो आंसर पाओ। बताओ कोई दिक्कत है क्या। दूसरा जो है वो एक प्रोसीजर है, वो एक मेथड नहीं है, एक फॉर्मूला नहीं है, वो एक प्रोसीजर है, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है। दोनों मेथड में इधर सिखा रहा हूं तुमको, देखो भैया पहला तरीका तो मैं वही ले लेता हूं, श्रीधर आचार्य मेथड, श्रीधर आचार्य मेथड। अच्छा, जब तक आपको क्वेश्चन करने में कठिनाई महसूस नहीं हो रही है, आपको तुरंत ही समझ में आ गया कि यार इसमें तो ऐसा होगा, तब तो आपको मिड टर्म स्प्लिट मेथड काम में लेना है। 90% तो वही काम में लेना है। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो बड़ों का आशीर्वाद लेके तो हम भैया जंग जीत लेते। अरे बड़ों का आशीर्वाद लेके तो हम जंग जीत लेते, छोटे मोटे प्रश्न की कई औकात है। अगर आपको मिड टर्म स्प्लिट से वो क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है तो तुरंत हम भैया श्रीधर आचार्य के चरणों की सहायता लेंगे। किसकी सहायता लेंगे, श्रीधर आचार्य के चरणों में जाएंगे, उसका फॉर्मूला लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। वो तो कोई दिक्कत है क्या। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया माइनस का b प्लस माइनस में b² माइनस में 4ac/2a। भैया अब इस फॉर्मूला है भैया, अब इस फॉर्मूले को मैं ये भी बता सकता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे बना, लेकिन वो हमारा काम अभी है नहीं। कभी फ्री होगा तो मैं आपको समझा दूंगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला बना के दिखा दूंगा। इट इज एक बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करना है तो ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है आप चाहे इसको याद करो, रटो, डजंट मैटर, हमको पता होना चाहिए। आ गई बात समझ में। अब सुनो, ये b क्या है सर, तो b मैंने बताया था कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये b क्या है, वही चीज है। ये 4 क्या है, एक नंबर है।
ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये c क्या है, वही फ्री कांस्टेंट है, और ये a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। क्या है, सारी वैल्यूज यहां से टीप के इस फॉर्मूले में टिका दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो आपके पास में एक क्वेश्चन है इस तरीके का, 2x स्क्वायर 4x प्लस में 4, इस तरीके का आपको ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां तो क्या लिख दोगे, जहां जहां आपको b दिख रहा है वहां वहां क्या लिख दोगे 4, और जहां आपको c दिख रहा है वहां भी क्या लिख दोगे बेटा 4। क्या लिख दोगे, ये सारी वैल्यूज यहां से उठाओ और यहां ले जाके टिकाओ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस करो, सॉल्व करो, आपका क्या जाएगा आंसर। आंसर दो आएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आंसर कितने आते हैं, तो एक बार आंसर प्लस में आएगा और एक बार आंसर किस में आएगा, इसीलिए देखो मैंने एक बार प्लस लगाया और एक बार क्या लगाया है, अगर आंसर प्लस में आता है तो प्लस लगा देंगे, अगर आंसर माइनस में आता है तो क्या लगा देंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल प्लस माइनस तो लगाएगी, दो आंसर निकालने ना, एक आंसर प्लस में आता है एक आंसर, अच्छा ये वाला माइनस जो है वो फॉर्मूले वाला माइनस है, क्या है ये तो फॉर्मूले में 7 आएगा, और ये प्लस माइनस दो रिजल्ट्स को दिखाएंगे, कितने रिजल्ट्स को दिखाएंगे, हाँ एक बार प्लस का रिजल्ट आता है एक बार माइनस का रिजल्ट आता है। आगे बस में जैसे मान लो इस तरीके से रिजल्ट आएंगे, एक आएगा 3 प्लस माइनस √3, इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे, तो एक बार तो हम इसको ऐसे लिख देंगे और एक बार हम इसको क्या लिख देंगे ऐसे। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये जो प्लस माइनस आ रहा है ना, एक बार तो हम इस चीज को प्लस में लिख देंगे और एक बार इसी चीज को किस में लिख देंगे, माइनस में, तो दो रिजल्ट आ गए, जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन होते हैं, तो दो सॉल्यूशन है 2 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया इसको हम कहते हैं भैया डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको डायरेक्ट ही सोल्व करना है बिना किसी प्रोसीजर में उलझे, आप इस फॉर्मूले का यूज करो, सोल्व कर दो आंसर, दैट इज। बताओ कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मूला कैसे काम करता है, फॉर्मूला खाने की रेसिपी की तरह ही काम करता है। जैसे तुमको खाना बनाना नहीं आता भैया, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने सिखाया कि सबसे पहले ये चला, फिर ये चला, फिर इतना नमक डाल, फलाना डाल, ढिकाना डाल, 5 मिनट के बाद उतार ले, पी ले, आ गई, उसको बोलते हैं रेसिपी। क्या बोलते हैं, तुमको नहीं आता लेकिन तुमने वही रेसिपी यूज की जो तुम्हारी मम्मी पापा को आती है, तुम्हारा खाना बन के तैयार। वैसे ही फॉर्मूला मैथमेटिकल रेसिपी होती है। क्या होती है, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में डालो, फॉर्मूला का मतलब होता है एक मशीन। क्या होती है, जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डालते ही जूस बन के तैयार, तुम्हारा कोई एफर्ट लगा क्या, तुम जा रहे हो उसको निचोड़ने, नहीं, मशीन का काम है। जैसे ये फैन एक मशीन है, अब मैंने एक सिस्टम बना दिया, स्विच चलाऊंगा, अब ये चलता रहेगा जब तक स्विच है, तुम कुछ कर रहे हो इसका, नहीं कर रहे ना। फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल मशीन टूल। अगली बात समझ में, यहां पर आप वैल्यूज डाल दो, ये ऑटोमेटिक आंसर निकाल के तुमको दे देगा, बस कैलकुलेशन तुमको करनी पड़ेगी। बताओ कोई दिक्कत है? दूसरा मेथड होता है मिड टर्म स्प्लिट मेथड। कौन सा होता है? मिड टर्म स्प्लिट मेथड, मध्यस्थ पद विभाजन तरीका। अब सुनो रे भैया, मिड टर्म का मतलब क्या हुआ, देखो तुमको यहां पर 3 टर्म नजर आ रही होगी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये कौन सी टर्म है? तो बताओ, एक इधर से छोड़ देंगे और एक इधर से छोड़ देंगे, तो बीच में कौन आ गया? bx। क्या आ गया? अच्छा, x का तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, वो वेरिएबल है, वेरिएबल के बारे में हमको सतुना नहीं है क्या है ये। अरे वेरिएबल को क्या बोलते हैं, जिसकी वैल्यू ही हमें पता नहीं वो वेरिएबल, तो इसका जिसका बारे में हमें कुछ पता ही नहीं उसको तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते। तो बचा कौन? बी कांस्टेंट होता है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं। अच्छा, मिड टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है, बीच वाले पद को तोड़ दो, तो भैया हम इस बी को तोड़ देंगे। बी को क्या करेंगे? अब तोड़ने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? इधर देखो भैया, 2 तरीके कौन कौन से। मैंने तुमसे कहा अभी अभी थोड़ी देर पहले कि आप भैया इस ए को भूल कर भी क्या नहीं कर सकते, 0 नहीं कर सकते भैया। आप इस दुनिया का कोई सा भी नंबर रख सकते हो। सर आप बोलोगे फ्रैक्शन रख सकते हैं क्या? रखो, क्या ही दिक्कत है। आप बोलोगे सर कोई नेगेटिव नंबर रख सकते हैं, रखो, क्या ही दिक्कत है। आप बोलोगे सर कोई पॉजिटिव नंबर रखें, रख लो। इस दुनिया का कोई सा भी नंबर रख लो, डेसिमल कोई सा भी नंबर रख लो, बस आप रख क्या नहीं सकते? 0 नहीं रख सकते। अच्छा, आप बोलो सर 0 नहीं रख सकते तो क्या 1 रख सकते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल रखो। तो आप ए की वैल्यू 1 रख सकते हो। क्या रख सकते हो? आप ए की वैल्यू क्या रख सकते हो? आप बोलोगे सर इस ए की वैल्यू 1 रख सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ रख सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे 2 रख सकते, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। इसका मतलब वो 1 नहीं है ना। इसका मतलब सर आप इस ए की वैल्यू 1 के अलावा भी कुछ और रख सकते हो। क्या रख सकते हो? यानी कि 1 नहीं रखो, a does not equal to 1, यानी कि सर a जो आप रख रहे हो वो 1 नहीं है। 1 का मतलब फिर कुछ भी हो सकता है। 0 आप पहले ही मैं बता चुका हूं कि 0 आप रख ही नहीं सकते, तो फिर आप 2 वैल्यूज रख सकते हो, या तो आप 1 रख सकते हो या 1 के अलावा कुछ भी रख सकते हो।
तो मैंने बोला या तो आप 1 रख सकते हो या 1 के अलावा आप कुछ भी रख लो, 1 2 3 5 6 7 8 9 100 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ कुछ भी रख लो भैया। तो इसको मैंने बोल दिया कि या तो ए 1 हो सकता है या फिर ए 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं होगा उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो, अगर आपके पास में ए की वैल्यू 1 है, अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, देखो अगर कोई भी इक्वेशन 1 से स्टार्ट हो रही है तो वो इस तरीके से स्टार्ट होगी। अगर आपको एक्स स्क्वायर के पास में कोई भी नंबर नजर नहीं आ रहा तो उस जगह क्या मानोगे रे? 1 मानोगे। क्या मानोगे? अगर आपको एक्स स्क्वायर के पास में कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है तो वहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? हाँ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब सुन मेरी बात, या तो आप 1x स्क्वायर लिख दो तो भी बात वही है, और अगर आप यहां से इस 1 को हटा दोगे तो भी इसका मीनिंग क्या है? 1x स्क्वायर। ये क्या है? तो या तो आप 1 को रखो, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है भैया? वही नंबर आता है ना, इसलिए आप 1 रखो तो भी ठीक, आप 1 नहीं रखो तो भी ठीक। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? अब सुनो, अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, क्या है भैया? 1 है, तो आपको b को तोड़ना है रे। तो b को आप कैसे तोड़ोगे? b1 प्लस माइनस b2 में तोड़ दोगे। प्लस में भी तोड़ सकते हैं, माइनस में भी तोड़ सकते हैं। कैसे? इधर देखो, एक एग्जांपल समझाता हूं। मैं बोल रहा हूं, एक सिंगल डाउट नहीं छोड़ूंगा, बस आप बोर्ड की तरफ देखते रहो। जैसे मान लो मेरे पास में एक नंबर है 10। क्या नंबर है भैया? अगर मुझे इसको तोड़ के लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 8 + 2 कितना होता है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 12 - 2 लिख सकता है, लिख सकते हैं ना। तो अगर आपको इस नंबर को तोड़ना है तो आप पॉजिटिव वे में भी तोड़ सकते हो और नेगेटिव वे में भी तोड़ सकते हो। आप इसको 8 + 2 भी लिख सकते हो, आप इसको 12 - 2 भी लिख सकते हो, आप इसको भैया 20 - 10 भी लिख सकते हो, और आप इसको भैया 5 + 5 भी लिख सकते हो। क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप इस b1 को तोड़ोगे b1 + b2 में, कुछ भी नंबर्स में तोड़ दो, या तो आप प्लस में तोड़ोगे या फिर किस में तोड़ोगे? बस आपको तोड़ने की एक शर्त है, आप अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकते। तोड़ने की ये शर्त है कि जब भी आप b1 को और b2 को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास जो रिजल्ट है वो c आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, इधर देखो भैया, अभी सारी कहानी तुम्हारी समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो मेरे पास में एक नंबर है x², यहां पर लिखा हुआ है 5x और यहां पर लिखा हुआ है 6। क्या लिखा हुआ है? अब मुझे इस 5 को तोड़ना है रे भैया। इस 5 को क्या करना है? तो मैं अपनी मर्जी से इसको 4 + 1 में नहीं तोड़ सकता, मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता 6 - 1 ऐसा भी नहीं लिख सकता। मैं मेरे को तोड़ना ऐसा है कि 5 आ जाए, क्या जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर c आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो मैं इसको ऐसा तोड़ूंगा 2 + 3 में। किस में तोड़ूंगा? तो बताओ 2 + 3 क्या 5 बनता है क्या? और 2 3 जा कितना बनता है? यानी कि तोड़ तो सकते हो, लेकिन तोड़ने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि टूटे हुए हिस्सों को जब जोड़ोगे तो वापस से वही नंबर बनना चाहिए, लेकिन उन टूटे हुए हिस्से को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट आगे वाला नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जस्ट आगे वाला नंबर आना, ये इसकी शर्त है। बताओ कोई दिक्कत है? इसीलिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ना तो कई बार स्टूडेंट्स के सामने ये दिक्कत आती है कि वो ऐसे तोड़ ही नहीं पाता है कि आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई से आ जाए। ये समस्या आती है। जैसे अभी तो इजी था तो मैंने तुरंत कर दिया। जैसे मान लो यहां पर ऐसा नंबर हो x² प्लस में 27x प्लस में यहां लिख दे 56। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको जोड़ने घटाने पर 27 आए और मल्टीप्लाई करने पर 56 आए? तो इतना टाइम थोड़ी ना होता अपने पास में। ये तो इजी था तो हमने तुरंत कर दिया। अगर आपको इजी वे में फैक्टर्स मिल जाते हैं, टुकड़े मिल जाते हैं, तो हम मिड टर्म स्पीड से बढ़ेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या ही तोड़े क्या ही घटाए, ऐसे थोड़ा तोड़ देंगे इसको। 26 + 1 ये लो सर 27 आ गया ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो 26 ही आएगा। 56 कहां है यार? नहीं है ना। तो फिर हम भैया किसकी शरण में जाएंगे रे? फिर तो हारे का सहारा ये है रे, हारे का सहारा श्रीधर आचार्य हमारा। आ गई बात समझ में? वहां खाटू श्याम जी वाला नहीं है, ये श्रीधर आचार्य। ये मेथड काम नहीं कर रहा, 3 सेकंड रुको। अगर 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3-4 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो भैया इस मेथड को हम छोड़ेंगे, बाबा जी की शरण में जाएंगे, आंसर टिका देंगे। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलो भैया। यानी कि आप समझ गए कि सर अगर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है? 1, तो तोड़ने का एक नियम है। क्या नियम है? कि सर b1 b2 प्लस माइनस हम कैसे जैसे तोड़ दे, बस b1 को जब b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में c दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? यहां तक बात समझ में गया? एग्जांपल समझ लिया। अब आ जाओ, अगर सर इस a की वैल्यू 1 ना हो तो
2 3 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो तो क्या करें, तो क्या करेंगे, इधर देखो इस b को तोड़ेंगे तो b1 प्लस माइनस b2 में ही, इसको तोड़ेंगे तो b1 प्लस b2 में ही, लेकिन इस बार ये शर्त है कि जब b1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में ac आना चाहिए। क्या आना चाहिए? AC। अच्छा ac क्या होता है? a और c का मल्टीप्लाई ही ac होता है। क्या होता है? ac। जैसे एक एग्जांपल समझे, इधर देखो, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर और यहां पर मेरे पास लिखा हुआ भैया, जैसे मान लो यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है क्या, यहां पर मेरे पास लिखा हुआ है 8, क्या लिखा हुआ है 8, और यहां पर भी मेरे पास लिखा हुआ है क्या, ये मेरे पास लिखा हुआ है 8, क्या लिखा हुआ है 8। अब सुनो भैया, अगर मान लो मेरे पास में इस तरीके की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बताओ यहां पर इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब क्या नहीं है, 1 नहीं है। जब 1 होगा तब तो ये वाला नियम काम करेगा, मतलब b1 b2 का प्रोडक्ट डायरेक्ट c आना चाहिए। क्या आना चाहिए? और जब हमारे पास में a की वैल्यू 1 नहीं होगी, एक एक चीज समझ लेना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, a की वैल्यू 1 नहीं होगी मतलब इसके अलावा कुछ भी होगी, तब b1 b2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो ac के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? और ac क्या होता है? अब चलो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा रे? अच्छा 2 और 8 को, जब ये a है ये c है, तो मैं 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा? उस 16 को ऊपर लिख लो, वो हमारे कोई काम का नहीं है, वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा, बस हमको उसको ध्यान में रखना है। अब सुनो, 2x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर रख दो। अब सुनो रे भैया, इस 8 को मेरे को तोड़ना है, तो क्या मैं इसको 4x प्लस 4x लिख सकता हूं क्या? अरे भैया 4 और 4 कितना हो गया? तो मेरा आ गया। अब बताओ 4 4 जा क्या होता है 16, लेकिन यहां तो 8 ही आएगा। देखो कोई भी चीज अपनी जगह से चेंज नहीं होगी, हमको केवल इस 16 को इतना सा यूज लेना है कि यहां पर जो नंबर हम लिख रहे हैं वो जोड़ने और घटाने पर तो वही 8x बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है इस बार ये वाला नंबर नहीं होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो बताओ 4 4 जा 16 बन रहा है क्या? तो यहां लिखेंगे तो यही वाला नंबर 8, यहां 16 मत लिख देना, यहां 16 नहीं है, यहां तो 8 आएगा। 16 को तो हमको केवल इशारों में काम में लेना है कि सर यहां पर जो टुकड़े आएंगे ना उन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। तो बताओ 4 और 4 8 हो गया, और 4 4 जा कितना हो गया? बाकी सारी चीजें आपस में सेम रहेगी। क्या रहेगी? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो ये भैया किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का क्या है तरीका। अब मैं तुमको भैया एक क्वेश्चन करूंगा, देखो एक एग्जांपल जैसे अभी बताया था वही देखो। मान लो मेरे पास में इस तरीके से एक नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और मुझे ये कहा गया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके बताओ भैया। अब सॉल्व करेंगे तो इसके कितने रिजल्ट्स आने चाहिए? 2 रिजल्ट आने चाहिए। तो मैंने तुमको बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या है? उसके आगे 0 लगाना। क्या लगाना? अब आपके पास में 2 तरीके हैं, या तो आप श्रीधर आचार्य से लगाओ, चाहे आप मिड-टर्म स्प्लिट से लगाओ। अच्छा, दोनों तरीके से क्या सेम आंसर आता है क्या? बिल्कुल सेम आंसर आता है। अरे मैं मेरे घर पे मोटरसाइकिल से जाऊं चाहे 4 व्हीलर से जाऊं, मेरा घर तो ना बदल जाएगा यार कि भाई आज 4 व्हीलर से आए तो घर चेंज कर दो, वीआईपी होना चाहिए। आज सर पैदल पैदल जा रहे तो वो झोपड़ी में जाके रहेंगे, ऐसा ही क्या? प्रोसीजर बदलने से रिजल्ट नहीं बदलते। आ गई? तो चाहे आप उस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, रिजल्ट विल बी सेम। अच्छा, कोशिश ये करना कि इसी मेथड से काम हो जाए, क्योंकि ये प्रोसीजर है, बिना फॉर्मूले के चंगुल में फंसे तुरंत आंसर आ जाएगा। कोशिश ये करो कि अपनी गाड़ी से जाओ, नहीं है पंचर हो गई तो रवि जी की सहायता ले लेंगे कभी कभी, क्या ही दिक्कत है कि सर आज छोड़ो, आज मेरी गाड़ी यही रेड आ गई, बस समझ में। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या कुछ नहीं है तो क्या है? तो भैया सारी चीजें देखो मैं जैसे कर रहा हूं ना वैसे, जिसको तोड़ना होता है ना उसकी जगह खाली छोड़ दो, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी रे। ये उस बच्चे के लिए जिसको कुछ नहीं आता है, जो आता है वो तो डायरेक्ट भी कर सकता है। मैंने एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा? नकल करनी आती है। प्लस की जगह क्या लिखा? जिसको तोड़ना था उसको खाली जगह छोड़ दी। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा? प्लस की जगह क्या लिखा? 6 की जगह क्या लिखा? इक्वल टू की जगह क्या लिखा? 0 की जगह क्या लिखा? मैंने सारी चीजें एज इट इज कॉपी मारी है। बताओ कोई दिक्कत है? जिसको तोड़ना था उसकी जगह खाली छोड़ दी। अब सुनो तोड़ेंगे कैसे। इस 5 को हम तोड़ेंगे 2 + 3 में। किसमें? मैं इसको 4 + 1 में भी तोड़ सकता था, मैं इसको 6 - 1 में भी तोड़ सकता था, लेकिन वो मेरे काम का, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करने से 6 नहीं आता। आ गई बस हमने। तो यहां से देखो 2 और 3 कितना हो गया, और बताओ 2 3 जा कितना हो गया? 6। बस ये देखना है आप लोगों को, केवल हमको क्रॉस चेक करना है, कहीं लिखना नहीं है कि इसको 2 3 मल्टीप्लाई करके कहीं 6 लिखना है, नहीं, हमको बस देखना है कि 2 और 3 का प्लस कितना आना चाहिए।
और 2 3 जा कितना आना चाहिए, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब सुनो, यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इस 2 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 2x, अगर इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x। अगर तुम थोड़े से एवरेज बच्चे हो तो आप इस वाली स्टेप को स्किप कर सकते हो, ये वाली स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भैया 5x को क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3x क्या लिखेंगे। और अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती तो आप इस चीज की हेल्प ले सकते हो, इसकी हेल्प ले लोगे तो ये स्टेप कभी गलत नहीं होगी, और अगर आप इसकी हेल्प नहीं लोगे तो भैया ये स्टेप कभी कभी गलत हो जाती है, इसलिए आप इसकी स्टेप इसकी मदद ले लेना, कोई दिक्कत। अच्छा, यहां जो दोनों चीजें आएंगी प्लस माइनस में वो हमेशा इस बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होकर आगे जाएगी, बताओ कोई दिक्कत। अब इधर देखो, ये इधर क्या है 6 है, क्या है 6। अब जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले कितनी टर्म्स का था, 3 टर्म्स का, कितनी टर्म्स का था, अब हमने इसको तोड़ के 4 टर्म का कर दिया। किसका कर दिया? जैसे मान लो पहले तुम ये 3 यूनिट थी, अभी 4 यूनिट, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, उन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इधर देखो, कॉमन लेने का मतलब क्या है, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों के अंदर है उसको बाहर कर देंगे। इधर देखो, बताओ यहां भी x है और यहां भी क्या है, तो अगर मैं x बाहर ले लूंगा तो अंदर तो बचेगा x और इधर बचेगा 2, क्या बचेगा? देखो यहां x कितने हैं, 2x है, कितने x है, एक एक चीज को समझ लेना। यहां x स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, x इंटू एक्स, क्या होता है। तो इस x को मैंने बाहर ले लिया, यहां बाहर ले लिया, तो बताओ अंदर क्या बचा, एक x बच गया ना, वो यहां लिख दिया। प्लस की जगह क्या लिखा, इस x को पकड़ के मैंने बाहर कर दिया, तो यहां क्या बचा है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? आगे देखो, आगे प्लस लगा हुआ है तो प्लस लिख दे। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है, बताओ। इस 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 3, अरे लिख सकते हैं ना, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखो मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचा, और यहां से 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा अंदर 2, क्या बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, अगर मैं 3 बाहर ले रहा हूं तो 3 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा। और वैसे देख लो 2 और 3 में से 3 बाहर आ गया तो अंदर केवल कितना बचा। अब सुनो, अगर आपको ये चेक करना है कि हमारे फैक्टर सही हैं क्या, तो भैया ब्रैकेट वाली चीजें सेम होनी चाहिए रे। ब्रैकेट वाली चीजें क्या होनी चाहिए, अगर सेम है, रुको बेटा, अगर सेम है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज क्या है। हाँ बेटा आप बता। बिल्कुल बता दूंगा। देख 5x के टुकड़े किए मैंने 2x प्लस 3x, 2 और 3 कितना होता है। अच्छा, टुकड़े ऐसे करने हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2 3 जा 6 ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए। अच्छा, मैं ऐसे नहीं रख सकता क्या, मैं ऐसे नहीं रख सकता भाई 4 प्लस 1 कर दूं, तो 4 प्लस 1 5 तो हो जाएगा, लेकिन 4 बन जा तो 4 होगा, क्या होगा, तो मैं वो नहीं रख सकता। आगे बस। अब सुनो, अब ये पहले 3 टर्म का पॉलिनोमियल था, अब ये कितनी टर्म का हो गया, 4 टर्म का। तो 4 टर्म में से 2 को पकड़ेंगे और 2 को पकड़ेंगे, पहले स्टार्टिंग वाले 2 फिर लास्ट वाले 2, इन दोनों में से कॉमन टर्म छाटेंगे। देखो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में है। अगर मैं यहां से इसको सेपरेट करके देखूं तो यहां भी मेरे को x दिख रहा है और यहां भी मेरे को क्या दिख रहा है, तो मैं दोनों में से x लेके बाहर कर दूंगा, तो यहां तो बचा x और यहां से क्या बचा बेटा 2। बताओ यहां कोई दिक्कत है क्या, इन दोनों। अगर मैं यहां x देख रहा हूं तो आगे x है क्या, नहीं है। कॉमन लेना मैंने तुमको वहीं भी सिखाया था, HCF निकालते टाइम कॉमन ले रहे थे ना। कॉमन का मतलब जो होता है वो दोनों में होना चाहिए। यहां x है लेकिन यहां x, इसका मतलब x तो ले नहीं सकते। अच्छा, यहां 3 है वहां 3 है क्या, बिल्कुल है। 6 2 और 3 से बना होता है। अरे रियल नंबर में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया है ना, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3। तो मैं यहां से इस 3 को कॉमन ले रहा हूं बाहर की तरफ, तो यहां से क्या बचा बेटा x, और यहां से क्या बचा, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। यानी कि जो फैक्टर्स बने वो एक फैक्टर तो बाहर वाला बना, तो एक फैक्टर तो हम ले रहे हैं x प्लस 3, क्या ले लेंगे, एक बार तो बाहर वालों को एक साथ रखेंगे, एक बार अंदर वालों को। तो अंदर क्या है भैया x प्लस 2 क्या है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है बेटा 0, क्या चल रहा है। अब सुनो, ये हमारे पास में इसके 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर से रिजल्ट कितने आएंगे 2। अब बताओ, अगर प्लस लिखा हुआ है तो फैक्टर आएगा माइनस में, किसमें आएगा रे, और अगर माइनस लिखा है तो फैक्टर किसमें आएगा, प्लस में। दोनों जगह प्लस है ना, तो दोनों जगह फैक्टर, यानी कि आंसर किसमें आएगा, माइनस में। तो एक आंसर तो आ गया भैया -3 और एक आंसर क्या आ गया माइनस। अगर फैक्टर में प्लस लगा हुआ है तो आंसर माइनस में मिलेगा, और अगर फैक्टर में माइनस लगा हुआ है तो आंसर में क्या मिलेगा रे। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई डिवाइड भी मिलेगा, कि वो नहीं मिलेगा। फैक्टर में हमेशा या तो प्लस मिलेगा या क्या मिलेगा माइनस। प्लस है तो आंसर माइनस में, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में। बताओ कोई दिक्कत है, क्यों मिलेगा। देखो अगर मैं इस x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करता हूं, x प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करता हूं, तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, इसीलिए माइनस में आता है। अगर यहां माइनस होता तो उधर जाके क्या बन जाता, आगे क्या बात समझ में। तो ये हमारा एक प्रोसीजर है किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व। कल आते ही हम इसके क्वेश्चन आंसर करना चालू कर देंगे। अच्छा, एक चीज और रह गई,
कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के तो सर ये तरीके हैं। अगर हमें ऑलरेडी क्वेश्चंस के आंसर पता है, अगर हमें ऑलरेडी अल्फा बीटा पता है, तो क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। क्वेश्चन से अगर आंसर बन सकता है तो आंसर से फिर से क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हमको कोई ये बोले कि भारत की राजधानी क्या है, तो हम बोलेंगे भाई भारत की राजधानी दिल्ली है, ये आंसर हो गया। अगर हमसे कोई ये बोले कि भारत की राजधानी दिल्ली है, इसका क्वेश्चन बनाओ, तो हम बता देंगे कि भारत की राजधानी क्या है। अगर प्रश्न से आंसर बन सकता है तो आंसर से लौट के वापस क्या बन सकता है। ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन से आंसर बनाना सिखाया है, कल हम आंसर से क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आज की क्लास को यही करते हैं एंड ये नोट कर लो भैया सारा। सबसे पहले यहां से स्टेप 1 से नोट करोगे और यहां आके रुक जाओगे, यहां पर इतना ही नोट करना है। उसके बाद में ये नोट करना है, उसके बाद में ये वाला नोट करना है, लास्ट में जाके ये एग्जाम्पल नोट करना है, ये वाला। आगे बात समझ में? सबसे पहले ये वाली 2 चीजें नोट करोगे, उस नोट के बाद में जैसा मैंने नोट किया ये सारा नोट करोगे, उसके बाद में ये वाली, अच्छा ये तो नोट कर ही लिया तुमने, तुम तो बस ये वाला नोट कर लो, ये वाला, ये सारी चीजें रफ कर दो रे भैया, ये सारी चीजें ये वाली। और फिर सबसे लास्ट में आपको ये वाला नोट करना है। क्या नोट करना है? आ गई बात समझ में? ये तो एग्जाम्पल है, ये तो सबसे लास्ट में नोट करोगे, और ये वाला सारी चीजें नोट कर लो, ये वाली सारी चीजें याद करके आना भैया। श्रीधराचार्य मैं तेरे को 10 बार लिख लेना, अपने आप ही याद हो जाएगा। देखो जो चीजें रटने की है ना, मैं साफ साफ कर दूंगा, रट लो। अब रटने के लिए क्या करेंगे? वैसे फॉर्मूला याद करने की मैं तुमको ट्रिक सिखा देता हूं। किसी भी फॉर्मूले को अगर आपको याद करना है तो 10 बार उसको लिख लो, 11वीं बार अपने आप याद हो जाएगा। और अगर याद नहीं हो रहा है तो जिस हैंड से आप लिखते हो ना, उसके अपोजिट हैंड पे आ जाओ। जैसे मैं राइट हैंड पे लिखता हूं तो तुम लेफ्ट हैंड पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? और लेफ्ट हैंड से इसको 2 बार लिख दो। क्या लिख दो? जब हम वो काम करते हैं जो हमारे बूते में नहीं होता, मतलब हमारी बस की बात नहीं होती, और फिर भी हम उसको करना चाहते हैं, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक फोकस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? अभी मेरे को ये मोटरसाइकिल चलाने के लिए कहो तुम, मैं एकदम बिंदास चलाऊंगा, आती है मेरे को, मैं कोई फोकस माइंड से नहीं चलाऊंगा। मैं बैठ गया, ये लो भाई घर जाके रुक जाएगी, अपने आप ही रुक जाएगी, मेरे को कोई फोकस करने की आवश्यकता। और वही मोटरसाइकिल अगर मैं तन्नू दीदी को चलाने के लिए बोलूंगा तो ये सर गिर नहीं जाऊंगी सर, मेरे को संभाल के रखो सर, इसका माता है ना सारी दुनिया से हटके उस मोटरसाइकिल पे आके टिक जाएगा। आ गई ना बात समझ में? यानी कि अगर आपको इस फॉर्मूले को याद करना है तो आप अपने लेफ्ट हैंड से इस क्वेश्चन को 2-3 बार लिख लो, क्योंकि आपका माइंड फोकस्ड हो जाएगा। फोकस माइंड से ये तो बहुत छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें याद हो जाती है। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नोट कर, फिर समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करना। अच्छा ये जो बीच बीच में मैं सर्कल्स वगैरह लगाता हूँ, ये आपको कुछ नहीं लिखाना, आपको डायरेक्ट चीजें नोट करनी है। नोट करके मेरे को दिखाओगे भैया क्या नोट किया है।